दोस्तों आपने पावर ऑफ अटर्नी के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन फिर भी इससे जुड़े कई सवाल हमारे मन में उठते रहते हैं और कई बार इसको लेकर हम सही और गलत धारणाएं बनाते रहते हैं और हम अक्सर पावर ऑफ अटर्नी को लेकर हमेशा इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि आखिर क्या सही है और क्या गलत। तो आज मैं इस वीडियो में पावर ऑफ अटर्नी से जुड़े कुछ खास और जरूरी बातें आपको बताने वाला हूँ, जो आपको आपके रियल एस्टेट के सौदे में काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल साबित हो सकती है। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि हर इंसान अपने पूरे जीवन में कम से कम एक बार रियल एस्टेट के सौदे में जरूर शामिल होता है और ऐसे वक्त हमें हमारे रियल एस्टेट से जुड़ी सभी बातों की सही समझ ही हमें हमारे सौदे को फायदे के सौदे में बदलने में मदद करती है। तो दोस्तों अगर आप भी पावर ऑफ अटर्नी से जुड़ी सभी बातें जानना चाहते हैं और अपने रियल एस्टेट के ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो हमेशा की तरह आज भी इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस खास वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं मोरिश कोहीकर आप सभी का एक बार फिर मेरे इस खास YouTube चैनल एसएस पॉइंट पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। नंबर 1 हम जानेंगे क्या होती है पावर ऑफ अटर्नी। नंबर 2 कितने प्रकार की होती है पावर ऑफ अटर्नी। और नंबर 3 किन किन कामों के लिए बनवाई जाती है पावर ऑफ अटर्नी। नंबर 4 कब तक वैध होती है पावर ऑफ अटर्नी। नंबर 5 कब निरस्त होती है पावर ऑफ अटर्नी। नंबर 6 जायदाद यानी अचल संपत्ति के सौदे में इस्तेमाल होने वाली विशेष पावर ऑफ अटर्नी के बारे में जानेंगे। और नंबर 7 पावर ऑफ अटर्नी से जुड़ी गलत धारणाएं क्या है। और अंत में यानी नंबर 8 पर हम जानेंगे पावर ऑफ अटर्नी से जुड़ी कुछ सच्चाई के बारे में और हम जानेंगे कि पावर ऑफ अटर्नी से होने वाले धोखे से हम कैसे बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो के सबसे पहले पॉइंट के साथ यानी पॉइंट नंबर 1 के साथ। क्या होती है पावर ऑफ अटर्नी। यह एक लिखित कानूनी दस्तावेज होता है। इसे बनवाने वाला व्यक्ति यानी असल व्यक्ति को प्रिंसिपल कहा जाता है और जिसके पक्ष में यह बनवाई जाती है मतलब जिसके नाम से बनवाई जाती है उसे कानूनी भाषा में एजेंट कहा जाता है। और इन दोनों के बीच के संबंध यानी व्यवहार और आपसी करार को एजेंसी कहते हैं। पावर ऑफ अटर्नी के तहत प्रिंसिपल एजेंट को अपने कार्य को करने का कानूनी रूप से अधिकार देता है। पावर ऑफ अटर्नी के बाद एजेंट यानी संबंधित व्यक्ति उसी प्रकार से काम कर सकता है जिस प्रकार से प्रिंसिपल यानी असल व्यक्ति कर सकता है। पावर ऑफ अटर्नी को आम मुख्तियार पत्र भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं पॉइंट नंबर 2 को। और पॉइंट नंबर 2 है कितने प्रकार की होती है पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी 2 प्रकार की होती है। एक होती है जनरल पावर ऑफ अटर्नी और दूसरी होती है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। जनरल पावर ऑफ अटर्नी के तहत एजेंट प्रिंसिपल के सभी कार्य करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत होता है, जबकि स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के तहत एजेंट कोई विशेष काम यानी जो आधिकारिक रूप से पावर ऑफ अटर्नी में लिखा होगा वही कार्य करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत होता है। तो दोस्तों अब जानते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। और पॉइंट नंबर 3 है किन किन कामों के लिए बनवाई जाती है पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी चल और अचल संपत्ति से संबंधित व्यवहार करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध करने के लिए, आयकर रिटर्न या इससे संबंधित व्यवहार करने के लिए, व्यक्तियों से महत्वपूर्ण व्यवहार करने और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों करने के लिए पावर ऑफ अटर्नी बनवाई जा सकती है। अब जानते हैं पॉइंट नंबर 4 कब तक वैध होती है पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी की वैधता तब तक होती है जब तक उसे निरस्त नहीं किया जाता या वह स्वतः निरस्त नहीं हो जाती, परंतु कुछ मामलों में बनवाई गई पावर ऑफ अटर्नी की वैधता सिर्फ 1 साल की ही होती है। आइए अब जानते हैं पॉइंट नंबर 5 कब निरस्त होती है पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी प्रिंसिपल की ओर से निरस्त करने पर प्रिंसिपल की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, दिवालिया या पागल होने की स्थिति में, जिस कार्य के लिए पावर ऑफ अटर्नी निष्पादित यानी बनवाई गई है उस कार्य के समाप्ति यानी पूरा होने पर, प्रिंसिपल और एजेंट की सहमति से अथवा एजेंट की ओर से अधिकार त्याग करने पर पावर ऑफ अटर्नी निरस्त हो जाती है। अब जानते हैं पॉइंट नंबर 6 जायदाद के सौदे में इस्तेमाल होती है विशेष पावर ऑफ अटर्नी यानी स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। सर्वोच्च न्यायालय ने पावर ऑफ अटर्नी का दुरुपयोग यानी गलत इस्तेमाल करने वालों पर नकेल कसने के लिए सख्त रूप अपनाया है और यह भी स्पष्ट समझाया है कि इसके मायने क्या है। इसके बावजूद पावर ऑफ अटर्नी का गलत इस्तेमाल धड़ल्ले से आज भी जारी है। चूंकि कुछ वर्ष पहले पावर ऑफ अटर्नी का गलत इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा था, इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पावर ऑफ अटर्नी होने भर से किसी को मकान, जमीन या किसी भी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिल जाता। इसका मतलब है कि सामान्य पावर ऑफ अटर्नी यानी जनरल पावर ऑफ अटर्नी जिसके नाम से है वह असली मालिक यानी जिसने पावर ऑफ अटर्नी दी है
की ओर से जमीन या संपत्ति बेच नहीं सकता। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं पॉइंट नंबर 7 के बारे में। और पॉइंट नंबर 7 है पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़ी कुछ गलत धारणाएं। वर्षों से यह धारणा रही है कि जीपे यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होने भर से उन्हें किसी भी संपत्ति पर मालिकाना हक मिल जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। वकीलों और कानून के जानकारों के मुताबिक हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर संपत्ति पर किसी भी तरह का विवाद शुरू हो जाता है तो जिस व्यक्ति के पास जीपे यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है उसे उच्चतम न्यायालय के फैसले के हिसाब से संपत्ति पर अपना अधिकार गंवाना पड़ सकता है। बहुत से लोग संपत्ति के सौदे में जीपे यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते आए हैं ताकि उन्हें स्टैम्प ड्यूटी यानी स्टैम्प शुल्क और निबंधन की रजिस्ट्री का शुल्क नहीं चुकाना पड़े। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 8, और वह है पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़ी कुछ खास सच्चाई के बारे में। सच्चाई नंबर 1, वास्तव में जीपे का मतलब यह होता है कि जिसके हाथ यानी जिसके पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी है वह उस संपत्ति के असली मालिक का सिर्फ एक एजेंट यानी प्रतिनिधि है। जीपे के मुताबिक यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में जो भी लिखा है उसके मुताबिक जीपे धारक अदालत में, बैंक में अथवा किसी अन्य संस्था में उस व्यक्ति का एजेंट यानी प्रतिनिधि बनकर पहुंच सकता है। वह विभिन्न प्राधिकरणों में अनुमतियों के लिए आवेदन भी कर सकता है। यह एक तरह का अधिकार पत्र ही होता है जिसमें जीपे यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले की ओर से उसे रखने वाला एजेंट यानी प्रतिनिधि कुछ खास काम कर सकता है, लेकिन इसे रखने वाला एजेंट यानी प्रतिनिधि मनचाहे काम नहीं कर सकता और ना ही किसी तरह का गलत फायदा उठा सकता है। इसके लिए उसे यानी एजेंट को स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत होगी। सच्चाई नंबर 2, जीपे यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल आमतौर पर प्रवासी भारतीय करते हैं। वे भारत में तमाम तरह के मामले सुलटाने का अधिकार किसी खास व्यक्ति को देने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बना देते हैं। जिसके पास ये जीपे यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वह असली मालिक की अनुपस्थिति में मालिक की ओर से सोसाइटी की बैठकों में शामिल हो सकता है, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से भी बातचीत कर सकता है। लेकिन जीपीओ को विधि मान्य कानूनी दस्तावेज तभी माना जाता है जब उस पर स्टैंप लगा हो और नोटरी के हस्ताक्षर भी हो। सच्चाई नंबर 3, कानून के जानकारों के मुताबिक इस बात पर अभी तक मामला साफ नहीं हुआ है कि जिस व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है यानी प्रिंसिपल की मौत होने पर भी उसे कानूनी दस्तावेज माना जाएगा या उसकी कानूनी मान्यता खत्म हो जाएगी। इस विषय पर अलग अलग उच्च न्यायालयों ने अलग अलग विचार दिए हैं, इसलिए यह स्पष्ट रूप से बता पाना संभव नहीं है कि असली मालिक की मृत्यु होने के बाद भी यह दस्तावेज कानूनी रूप से मान्य होगा या नहीं। सच्चाई नंबर 4, सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे हमें ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में पावर ऑफ अटॉर्नी को कानूनी मान्यता तभी मिलती है जब वह विशेष यानी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी हो और उसकी रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्री भी करा दी गई हो। यानी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी को स्टैम्प ड्यूटी चुकाकर रजिस्टर करना जरूरी है और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी पर स्टैम्प शुल्क अलग अलग होता है और वह इस बात पर निर्भर करता है कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी करीबी रिश्तेदार को दी जा रही है या किसी तीसरे व्यक्ति को। महाराष्ट्र स्टैम्प अधिनियम की धारा 48 के अनुसार जिस पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए किसी अचल संपत्ति यानी जमीन, मकान या अन्य संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार किसी करीबी रिश्तेदार जैसे माता पिता, भाई बहन, संतानों आदि को दिया जाता है, उस पर 500 रुपए का स्टैम्प शुल्क लगता है। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी करीबी रिश्तेदार के बजाय किसी अन्य व्यक्ति को सौंपी जाती है और उसमें उसे अचल संपत्ति यानी जमीन, मकान या किसी भी तरह की अचल संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री का अधिकार दे दिया जाता है तो उस पर उतना ही स्टैम्प शुल्क वसूला जाता है जितना संपत्ति की बिक्री पर लगता है। वकीलों और कानून के जानकार बताते कि अन्य राज्यों में भी इसी तरह का प्रावधान है और अगर किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा कोई अचल संपत्ति बेचने के लिए दी गई है तो उस दस्तावेज को संबंधित उप निबंधक के दफ्तर में यानी संबंधित रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसे रजिस्टर करना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल संपत्ति बेचने के लिए नहीं किया जा सकता। स्टैम्प ड्यूटी यानी स्टैम्प शुल्क स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर कराते वक्त ही वसूला जाता है ताकि उन खामियों की गुंजाइश न रहे जिनका दुरुपयोग पहले लोग करते आए हैं। असल में पहले ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें किसी संपत्ति के मालिक ने कई लोगों को उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी थमा दी और उन सभी से उसकी पूरी कीमत भी वसूल कर ली, यानी उसने एक ही संपत्ति कई लोगों को बेच डाली। और जब कोई व्यक्ति निबंधक के दफ्तर में किसी संपत्ति के असली मालिक का पता लगाता है तो केवल उन्हीं संपत्तियों के मालिकों के बारे में पता चल पाता है जिनका स्टैम्प शुल्क और रजिस्ट्री अदा कर दी गई है और जिन मालिकों ने सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए सौदे कर लिए हैं यानी बिना स्टैम्प ड्यूटी भरे, उन्हें बाद में पता चला है कि उसी संपत्ति का मालिक होने का दावा कई और अन्य लोग भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में अदालत के चक्कर काटने पड़ते हैं।
और कई लोग केवल पावर ऑफ अटर्नी के बल पर कृषि योग्य जमीन खरीदते हैं, जो कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। यह तब तक नहीं करना चाहिए जब तक उस जमीन का असली मालिक उस जमीन के दर्जे को बदलवा न दे, यानी कृषि जमीन को गैर कृषि ना कर ले। कृषि जमीन को गैर कृषि जमीन में कैसे बदले, इससे संबंधित एक वीडियो मैं जल्दी आपके लिए बनवाने वाला हूं, उसे भी आप जरूर देखें ताकि आपकी रियल एस्टेट से जुड़ी समझदारी बढ़े और आप हमेशा सही और फायदे का सौदा ही करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल जरूर साबित होगी। और दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ इसे शेयर भी करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और पहली बार आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो और आप चाहते हैं कि रियल एस्टेट से जुड़ी हर यूजफुल और हेल्पफुल जानकारी आप तक बिना रुकावट तुरंत पहुंचे, तो मेरे इस खास यूट्यूब चैनल एसएस पॉइंट को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर इसे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। और आज की इस वीडियो में गुड बाय करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी तरह की जायदाद के मामले में पावर ऑफ अटर्नी देने या लेने से पहले हमेशा किसी जानकार वकील से मशवरा जरूर करें और हो सके तो उनकी मदद जरूर लें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।